तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 का एक और ऑनगोइंग हरेम एनिमे जिसका नाम है गॉडेस कैफे टैरेक और ये इसका एपिसोड 1 होने वाला। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को एक फैमिलिया कैफे टैरेक नाम के कैफे के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि 3 साल हो गए हैं अब। उसके बाद वो लड़का दरवाजा खोलकर उस कैफे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सारा सामान काफी बिखरा हुआ था। और यहाँ पर वो हमें बताता है कि वो यहाँ पर इस कैफे को बेचने के लिए आया है, क्योंकि ये कैफे उसकी दादी का था जो कि अब मर चुकी हैं। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर एक कमरे में आ जाता है और तभी वहाँ पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर 2 पीस पहने हुए गलती से हमारे हीरो के सामने आ जाती है और उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पर चिल्लाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो वहाँ से दौड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दूसरा दरवाजा खोलता है, वहाँ पर एक और लड़की होती है जो अपने कपड़े उतारे हुए थी। सो हमारा हीरो वहाँ से भी घबरा कर भाग जाता है और बोलता है कि आखिर ये 2 बिना कपड़ों की लड़कियां मेरे इस घर में कर क्या रही है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक और लड़की दिखती है, उसके बाद एक और लड़की दिखती है, उसके बाद एक और मोहतरमा दिखती है जो अलग ही पोज में होती हैं और टोटल वहाँ पर 5 लड़कियां होती हैं। और ये सब देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये लड़कियां मेरे घर में क्या कर रही हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरे नंबर की लड़की दौड़ते हुए आती है और हमारे हीरो को एक कराटे चाप मार कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में से हमारे हीरो की आवाज आती है जो बोलता है कि मैंने सुना था कि कुछ गॉडेस एक पुरानी कॉफी शॉप में जो कि बीच के बगल में है वहीं रहती हैं और वो उस कॉफी शॉप में बड़े ही आराम से काम करती हैं। उसके बाद हमें पता चलता है ये वो 5 ही लड़कियां हैं जो कैफे टैरेक फैमिलिया में काम करती हैं, जो कि हमारे हीरो की दादी की जो कैफे है वो है। उसके बाद हम पहली लड़की को देखते हैं जो बोलती है मुझे लगता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी। तो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो गुस्से में बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे बांधे क्यों हुए हो इस तरीके से रस्सी से। उसके बाद दूसरी लड़की उससे माफी मांगती है कि माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतनी जोर से लात मारी। उसके बाद एक लड़की बोलती है तो तुम्हारा नाम कासुकाबे हयातो कुन है, तुम्हारी ग्रैंडपा ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम टोक्यो यू में जाते हो पढ़ने के लिए। सो उनकी ये बातें सुनकर हयातो उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम्हारा उस बुढ़िया से क्या रिश्ता है। सो एक लड़की बोलती है कि हम उसका परिवार हैं। सो तभी हमारा हीरो बोलता है कि उसकी सिर्फ एक ही फैमिली है जो मैं हूँ। उसके बाद व्हाइट टी शर्ट वाली एक लड़की बोलती है कि हमें यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया है और तुम्हारी दादी ने हमसे कहा था कि हम उसके परिवार का एक हिस्सा हैं और हम यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जिनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता है। उसके बाद वो सभी हयातो की दादी की तस्वीर की ओर देखने लगते हैं। उसके बाद वो पहली वाली लड़की बोलती है कि आखिर तुम वापस टोक्यो क्यों नहीं चले जाते, हाँ यहाँ पर कर क्या रहे हो। सो हमारा हीरो उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और मैं इस घर का कानूनी वारिस हूँ, कानूनी मालिक। सो उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि 3 साल पहले तुमने तुम्हारी दादी को अकेले छोड़ दिया और हमने ही उनके अंतिम संस्कार के भी पैसे दिए हैं। सो उसकी बात सुनकर हयातो बोलता है कि मेरी उस बुढ़िया के साथ एक लड़ाई हो गई थी और मुझे उसकी मौत के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक अथॉरिटीज ने मुझे कॉल करके नहीं बताया। एंड उसके बाद हयातो बोलता है कि मैं तुम्हें अंतिम संस्कार के पैसे वापस कर दूंगा, इसी वजह से मेरी रस्सियां जल्दी से खोल दो और मेरे घर से चली जाओ। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन सभी लड़कियों को एक साथ देखते हैं और वो आपस में बात कर रही थी कि अब वो हमें उस घर से निकालने वाला है। सो तभी वहाँ पर जो पहली वाली लड़की थी वो बोलती है कि हमें उसे इग्नोर करना चाहिए और वहीं पर रहते रहना चाहिए। सो दूसरी लड़की बोलती है लेकिन कानूनी रूप से तो वो उसी का घर है, सो वो हमें निकाल सकता है। और उसके बाद उन्हें वो बात याद आती है जो हयातो ने उनसे कही थी कि वो इस कैफे को तोड़वा कर यहाँ पर एक पार्किंग लॉट बनाने वाला है जिसके उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और यहाँ पर समर टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं जिसकी वजह से पार्किंग का बिजनेस यहाँ पर बहुत चलेगा। और मैंने कुछ लोगों से इस बारे में बात भी कर ली है। और उसके बाद वो पहली लड़की चिल्लाकर बोलती है कि आखिर इतनी अच्छी ग्रैंडमा का इतना बुरा लड़का कैसे हो सकता है जो सिर्फ पैसों से प्यार करता हो। उसके बाद व्हाइट टी शर्ट पहने हुई लड़की बोलती है कि अभी हम उस घर को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरी जगह जा पाएं, क्योंकि हमारे कॉन्सर्ट की टिकट बिल्कुल भी नहीं बिकी है इस बार भी। उसके बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है इस वक्त। उसके बाद उनमें से वो लड़की बोलती है जिसने हमारे हीरो को लात मारी थी कि मैं उसे रोकने में इतनी ज्यादा फोकस्ड हो गई कि मैं ये भूल गई कि मैंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने और उसने मुझे बिना कपड़ों के पूरा का पूरा देख लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां बोलने लगती हैं उसने मुझे 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 भी बिना कपड़ों के देखा। लेकिन तभी अचानक उस ग्रीन टी शर्ट वाली लड़की के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो बोलती है कि हम जैसी क्यूट 5 लड़कियां जब एक साथ मिल जाएं तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ठरकी होगा जिसके दिमाग में सिर्फ गंदी गंदी बातें चलती होंगी। आखिर सभी लड़के बंदर ही तो होते हैं। उसके बाद हम हमारे हीरो हयातो को उसके कमरे में देखते हैं जो वहाँ पर लेटा हुआ सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे उन 5 लड़कियों को इस घर में से निकालना है,
क्योंकि ये मेरा घर है। उसके बाद वो अपनी दादी के साथ हुई अपनी लड़ाई को याद करने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि बुढ़िया मैं इस घर में वापस कभी नहीं आने वाला हूँ। सो उसकी दादी ने कहा था कि जो तुम्हें करना है वो करो। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और तभी उनमें से एक लड़की उसके कमरे का दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं वो मीट कैफे वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो हयातो से बोलती है कि मैं डिनर बनाने के बारे में सोच रही थी, क्या आप हमारे साथ खाना खाना चाहेंगे मास्टर। सो हयातो को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद ये लड़की अपने प्लान के बारे में याद करने लगती है जो उस ग्रीन टी शर्ट वाली लड़की ने बनाया था कि हम ओका चैन से अपने मेट क्रैब वाले प्लान की शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों इस लड़की का नाम है ओका चैन। इस पहली तकनीक से वो लोग जानेंगे कि हमारा हीरो कितना बड़ा वर्जिन लूजर है और उसकी ये बात ओका चैन को माननी पड़ती है। और यहाँ प्रेजेंट में हयातो उस लड़की से बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर लो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। सो ओका चैन बोलती है कि अरे नहीं तुम गलत समझ रहे हो। सो हयातो बोलता है क्या तुम हमेशा डिनर बनाते वक्त इस तरीके के मेट वाले कपड़े पहनती हो। सो उसकी बात सुनकर लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं तो बस अपने मास्टर के लिए खाना बनाना चाहती थी। सो हयातो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। सो वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं आपके लिए पिलाफ बनाती हूँ। सो हीरो बोलता है कि नहीं फ्राइड चिकन, और वो उसी पर अड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों उस लड़की को तो फ्राइड चिकन बनाना नहीं आता था, तो वो उसे जला कर रख देती है। उसके बाद हयातो उसे हिसाब बताने लगता है और वो हिसाब करने के बाद बताता है कि तुमने 1000 यान गटर में फेंक दिए ऐसा खाना बनाकर। सो तभी वो बगल वाली लड़की जिसका नाम रिहु सेन है उससे चिपक जाती है। वो बोलती है कि मुझे तो इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कितना सेल्फिश है ये। सो तभी रिहु चैन एक और लड़की को बुलाती है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों इस लड़की का नाम है एमी चैन और वो हयातो को हयाची बोल कहकर बुलाती है। सो हयातो बोलता है कि मुझे इस तरीके से कभी मत बुलाना, समझी, और तुम यहाँ पर ये इतने छोटे कपड़े पहनकर क्यों आ गई। सो अगले ही मोमेंट में एमी चैन को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। सो वो बोलती है कि नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकती। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सारी लड़कियों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और टेबल पर काफी सारी डिशेस थी और दूसरी तरफ हमारा हयातो दुकान से लाया हुआ खाना खा रहा था और वो उन लड़कियों की तरफ भी देख रहा था जो भी वो बातें कर रही हैं। और वहीं पर जो रियो चैन थी उसके दिमाग में ना जाने फिर से क्या चलता है और वो हयातो से बोलती है कि नहाने का पानी तैयार हो गया है मास्टर। उसके बाद हयातो मस्त आराम से टब में बैठकर नहा रहा होता है और वो याद करने लगता है कि उसने अपनी ग्रैंडमा से क्या कहा था कि वो टोक्यो में जाकर दिखाएगा और उसके बाद वो काफी अमीर हो जाएगा। उसके बाद उन्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी और हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सो उसकी दादी बोलती हैं कि तुम बकवास करना बंद करो और मुझे बहुत सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इतने ही पैसे चाहिए जितने में मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाए। उसके बाद फिर से प्रेजेंट में हयातो बोलता है कि आखिर मैं उस तरीके से बड़बड़ क्यों कर रहा था उस टाइम पर। उसके बाद हयातो सोचने लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये लड़कियां मेरे साथ यहाँ पर नहाने के लिए नहीं आ जाएं। उन्होंने मेरे लिए कोई ना कोई जाल तो बिछाया होगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। उसके बाद हयातो जब नहाकर बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक दरवाजा खुला हुआ था जो कि कैफे का है। सो जब वो अंदर जाता है सो वहाँ पर वही व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की होती है जो एक सिगरेट को अपने मुंह में दे रही थी। सो हयातो उसके पास आकर बोलता है कि कैफे में सिगरेट पीना मना है। सो वो लड़की बोलती है कि ये तो बस चॉकलेट है, तुम्हें भी चाहिए। और वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट या बैंड के लिए गाने लिखने के लिए आती हूँ क्योंकि ये जगह काफी शांत है जिसकी वजह से मैं अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। एंड वो लड़की बोलती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम जिस दुकान को बंद करवाने वाले हो उसमें सिगरेट पीने या ना पीने से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। सो हयातो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रियो चैन को एक और लड़की के साथ शराब पीते हुए देखते हैं। एंड उसके बाद रियो चैन बोलती है कि मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो वो दूसरी लड़की थी वो शराब की वजह से नशे में आ जाती है और वो हयातो के कमरे में जाने लगती है और बैकग्राउंड में से रियो चैन बोलती है कि मैं तुम्हें शराब कभी इसीलिए नहीं पीने देती क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है, लेकिन इस बार मुझे माफ कर देना किकू चैन, तुम्हें अपना सैक्रिफाइस देना ही होगा। जैसे ही हयातो के कमरे का दरवाजा खुलता है वो जाग जाता है और वो किकू चैन आकर वहाँ पर अजीब अजीब सी बातें करने लगती है कि वाह इस कमरे में से एक लड़के के सेंट की स्मेल आ रही है और वहाँ पर काफी धड़की वाली हरकतें करती है। उसके बाद वो सीधा जाकर हयातो के ऊपर ही चढ़े बैठती है। हयातो उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो लड़की अगले मिनट में अपने कपड़े यानी कि पजामा खोलने लगती है, मेरा मतलब खोल देती है। और दूसरी तरफ रियो चैन हमें बताती है कि किकू जब एक बार शराब पी लेती है तो बहुत ही बड़ी बेशरम हो जाती है और उसके बाद रियो चैन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हयातो के कमरे में जाने लगती है ताकि वो उसे किकू चैन के साथ रंगे हाथों पकड़ पाए। और दूसरी तरफ किकू चैन अपने पूरे कपड़े उतारती जा रही थी
उसके बाद रियो चैन एक फोन निकाल लेती है ताकि वो हर एक चीज का वीडियो रिकॉर्ड कर पाए और हयातो को ब्लैकमेल कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर एमी चैन आ जाती है जो कीकू को खुद हयातो से दूर करती है और हयातो को गुस्से में देखने लगती है। हयातो उसे समझाने की कोशिश करता लेकिन उसकी बात सुने बिना ही वो उसे पीटने लगती है और एमी चैन ने यहाँ पर आकर रियो चैन का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। और वहाँ पर एमी चैन बोलती है कि मेरे होते हुए ये लड़का यहाँ पर किसी भी लड़की को टच तक नहीं कर पाएगा। उसके बाद सीन बदलता है और हयातो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और ये खाना उसके लिए कीकू चैन ने बनाया है और कीकू चैन को कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। और दूसरी तरफ एमी चैन हयातो के पास आकर उससे माफी मांगती है कि कल रात का प्लान मैंने पूरा खराब कर दिया, मुझे माफ कर दो। वो सभी ऐसी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर घंटी बजने की आवाज आती है। सो वो सोचते हैं इतनी सुबह कौन होगा, लेकिन हम देखते हैं हयातो ने वहाँ पर 2 लोग बुलवाए थे उसके कैफे का इंस्पेक्शन करने के लिए कि ये कैफे पार्किंग प्लॉट के लिए कैसा रहेगा। और वो लड़कियां बोल रही थी कि अब ये इस घर को तोड़ने वाले हैं और साथ ही कैफे को भी। उसके बाद हम सभी को कैफे के बाहर खड़ा देखते हैं जहाँ पर वो 2 आदमी हयातो को बताते हैं कि ये जगह काफी अच्छी रहेगी। और तभी यहाँ सीन बदलता है और हम रियो चैन को देखते हैं जो बोलती है कि हमें उसे मार कर कहीं गाड़ देना चाहिए। एमी चैन भी मान जाती है। कीकू चैन बोलती है कि बकवास करना बंद करो। उसके बाद उन 2 में से एक बंदा आकर उस बोट को पकड़ता है और इसे हिलाकर बाहर निकाल देता है। और कैफे का साइन गिर जाने की वजह से लड़कियां तो काफी दुखी थी और उस कैफे साइन को देखकर हयातो को याद आती है उसकी दादी की बात। जब हयातो ने अपनी दादी से पूछा था कि आखिर इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो उसकी दादी ने बताया था ये इंग्लिश नहीं स्पेनिश है जिसमें फैमिलिया का मतलब फैमिली होता है। जितने भी कस्टमर्स हमारे इस कैफे में आएंगे वो सभी हमारी फैमिली ही तो हैं, हमारी कासु काव्य फैमिली का हिस्सा। उसके बाद वो बंदा उस बोट को पकड़कर उसे पीकने के लिए जाता है लेकिन हयातो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मुझे ये बोट चाहिए। और उन लड़कियों को समझ में नहीं आता कि ये इसने अभी क्या। और दूसरी तरफ जो हयातो होता है वो उस बोट को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसके बाद वो छोटे बालों वाली लड़की बोलती है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है होगा, जाओ पिलफ बनाओ। उसके बाद हयातो को हम उसके कमरे में देखते हैं जो हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद उसका ख्याल उसकी दादी माँ ने रखा। वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर ओका आती है जो उसके डिनर के लिए पिलफ बना के आई थी। उसके बाद वो उस बने हुए पिलफ को वहीं पर रख देती है टेबल पर। सो हयातो बोलता है कि मुझे ये नहीं खाना। सो तभी ओका बोलती है कि ये एक लौती डिश है जो मुझे ग्रैंडमा ने बनाना सिखाई थी और अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो बाहर फेंक दो। और उसके बाद ओका वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा था कि ये उसके ग्रैंडसन की फेवरेट डिश है और वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए डिश बनाऊं अगर उन्हें कुछ हो जाए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड हयातो उसके बाद उस पिलफ को खाने के लिए बैठ जाता है और ये उसे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा उसकी दादी बनाती थी। उसके बाद वो याद करने लगता है कि एक बार उसकी दादी एक पर्सन के सामने झुकी हुई थी और वो पर्सन उसे बोल रहा था कि तुम्हें इस कैफे को बेच देना चाहिए, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम उसे नहीं संभाल पाओगी। सो उसकी दादी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा था कि मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। हयातो ये बात एक जगह पर छुपकर सुन रहा था और जब हयातो उस पिलफ की पहली बाइट लेता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो बोलता है कि आखिर इस बुढ़िया को लगता क्या था कि मैं टोक्यो में क्यों जाना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छी नौकरी उस बुढ़िया की जिंदगी को अच्छा बना पाऊँ, बेहतर बना पाऊँ और उन सभी को सबक सिखा पाऊँ जिन्होंने भी मेरी बुढ़िया की बेइज्जती की। और ये सारी बातें ओका दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी और उसके बाद वो बोलती है कि मैं जितना समझती थी ये उतना बुरा नहीं है। उसके बाद हयातो अपनी प्लेटों को धोने लगता है। सही वहाँ पर ओका आती है। वो पूछती है कि आप बर्तन क्यों धो रहे हो। हयातो बताता है कि मैंने खाना खाया है तो मैं ही बर्तन धोऊंगा ना। सो ओका पूछती है सच में तुमने मेरे हाथ का बना पिलफ खाया, कैसा लगा तुम्हें। सो हयातो बोलता है नॉर्मल था। उसके बाद हमारा हयातो ओका से पूछता है कि क्या मेरी ग्रैंडमा हमेशा तुम लोगों के साथ बैठकर एक साथ खाना खाया करती थी जिस तरीके से कल तुम लोग खाना खा रहे थे। सो ओका बोलती है कि हाँ, हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते थे और काफी ज्यादा हंसी मजाक करते थे। हयातो पूछता है कि जब उनकी डेथ हुई तब वो बिल्कुल कैसी थी। ओका बताती है कि वो हमेशा बहुत ज्यादा हंसा करती थी और बोलती थी कि मैं हंसते हंसते थक गई, इसी वजह से अब मैं लेटना चाहती हूँ। और एक बार जब वो लेटी फिर उसके बाद वो कभी नहीं उठी। एंड उसके बाद हमारा हीरो हयातो बहुत अंदाज में बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मेरी ग्रैंडमा उसके परिवार के साथ हंसते हुए हर एक चीज का आनंद लेते हुए इस दुनिया को छोड़कर गई। मैं काफी खुश हूँ। और ये बात मान लो जैसे वो काफी दिल पर लग जाती है। उसके बाद हयातो बोलता है कि मुझे कैफे के सारे अकाउंट्स की खाते दिखा। लेकिन जब हयातो हर एक साल के खाते चेक करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो बुढ़िया तो मुनाफा कमाने में बिल्कुल बेकार थी। एंड उसके बाद हयातो बताता है कि तुम 5 यहाँ पर काम कर रही थी जिसकी वजह से यहाँ का बजट ओवर बजट हो जाता था। उसके बाद हयातो बोलता है कि अब मैं मेरी ग्रैंडमा की जगह इस कैफे को एक बेहतर जगह बनाऊंगा। सो तभी ओका बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों रहे हुए, तुम्हें तो अपनी टोक्यो यू में पढ़ने के लिए जाना है ना। सो हयातो बोलता है कि मैं 1 साल की छुट्टी लूंगा और यहाँ पर ट्यूशन पढ़ के पढ़ाई किया करूंगा और 1 साल काम करने के बाद भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैं इस जगह को एक पार्किंग प्लॉट बनवा दूंगा। सो तभी ओका-चन हैरान होते बोलती है कि तुम क्या हम सभी के साथ रहोगे अब यहाँ पर। सो हयातो बोलता है कि ये मेरा घर है इसीलिए मैं यहाँ पर रहूंगा
अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं इस घर का मास्टर हूँ। सो तभी उनमें से एक एक करके हर एक लड़की मान जाती है, क्योंकि उनके पास बजट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा रेंट देना होगा। हर एक लड़की इस बारे में अच्छे से सोचती है और वहीं पर रहने का डिसाइड करती है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो पांचवी लड़की है ना, जिसके छोटे छोटे पीले बाल हैं, उसका नाम है अकाने। सो सभी पांचों लड़कियों का नाम पता चल गए ना। और एंड में जब सभी लड़कियां मान जाती हैं रहने के लिए, तो बेचारी अकेली ओका क्या करती, उसे भी ना चाहते हुए हयातो के साथ इसी घर में रहना पड़ता है। उसके बाद उन लड़कियों को देखकर हयाते बोलता है कि अब मैं ये देखूंगा कि ये लड़कियां जो कि कैफे की गॉडेसेस हैं, वो इस कैफे के लिए वरदान साबित होती हैं या फिर श्राप। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। कर देना। एंड इस वीडियो पर हमने एम रखा है 10,000 व्यूज का, वो भी एक हफ्ते में। सो इससे कंप्लीट कराने के लिए जल्दी से इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, परिजनों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करो। एंड इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।